स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पैदा हुआ विचारक। और आप समझ सकते हैं जिनेवा मतलब है, समझ लीजिए कि बिल्कुल मैक्सी ने कहा है चाइल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति का बच्चा था वो। मैक्सी ने उसके बारे में कहा भी है कि चाइल्ड ऑफ नेचर, वो प्रकृति का शिशु था। बड़ा रोमांटिक विचारक था। और सच मायने में अगर रूसों को देखा जाए तो मानव होने का जो मतलब हम बार बार पढ़ते हैं कि मानव स्वयं में साध्य है, मानव स्वयं में साध्य है। और देखिए मानव फक्कड़ होना आज के डेट में तो स्वाभाविक रूप में बहुत कम मिल रहे हैं। जितने विचारक हॉब्स, सबका एक पर्पस था। हॉब्स का पर्पस था कि हम शक्तिशाली राजा का समर्थन कर दे। लॉक का पर्पस था इंग्लैंड की संसद का समर्थन कर दे। रूसों का जीवन में कोई पर्पस ही नहीं था, क्योंकि जो पर्पस से बध गया वो मानव जीवन जी नहीं सकता। आपने जीवन का एक पर्पस बना लिया है, इसलिए आप बधे हुए हैं। जिसने जीवन का एक निश्चित रास्ता बना लिया वो बधा हुआ है। जीवन का रास्ता निश्चित होना चाहिए, ये रूसो बताता है हमें। इसी आदमी को फक्कड़ कहते हैं। फक्कड़ का मतलब है अब बैग लेके निकलिए क्लास के लिए, कहीं बीच में कोई दोस्त मिल जाए, उनका आओ चाय पी लेते हैं, चलो यार चाय पी लेते हैं। वहाँ चाय पीने के तीसरा दोस्त मिल गया, उनका चलो हमारे घर पे कुछ, तो हमारे घर पे चल लेते हैं। क्लास आज नहीं कल होगी। कमाल की बात है। छोड़ दूं ये दुनिया किसी के लिए, ये मुमकिन नहीं आदमी के लिए। और किस तरीके से, ओ माय गॉड, किस तरीके से भौतिकवाद में हम मशीन बनते चले गए। रूसो पहली बार बताता है मानव होने का मतलब क्या है। मानव होने का मतलब है जिसका कोई अंतिम उद्देश्य ना हो, जिसकी कोई मंजिल ना हो, जिसका जीवन ही, जिसका रास्ता ही मंजिल हो। कहीं भी किसी दिशा में चल दीजिए। विवाह किया उसने, 5 बच्चे हुए, छोड़ के निकल लिया सबको। अरे भाई विवाह कर लिया, अब उसकी, और संयोग से जीवन में उसकी ऐसी ऐसी घटनाएं होती चली गई। और कभी, अब चूंकि बहुत ठीक ठाक पिता, माता पिता का बच्चा था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी समस्या है कि पिता ने घर ही बेच दिया। अब पिता घर बेच दिया, फिर बड़ी गरीबी की अवस्था में आ गया वो। उसने जीवन के हर पक्ष को देखा है। एक आलीशान घर में भी रह के देखा और एक छोटे से अपार्टमेंट में भी रह के देखा। लेकिन ऐसा खास बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा आदमी मिलना आज दुर्लभ है। ऐसे ऐसे फिलोसफर ही हो सकते हैं, ऐसे फक्कड़ आदमी हो सकता है जो किसी की परवाह नहीं करता। जब उसको बुलाया गया कि निबंध में, वो कबीर था, कभी विश्वविद्यालय नहीं गया था। वो सब रहीम और तुलसी किस्म के लोग थे जो स्वयं में विश्वविद्यालय थे, कहीं पढ़ने उड़ने गया ही नहीं। और एक ऐसी रचना लिखी, एमिल। एमिल लिखते समय, क्योंकि स्विट्जरलैंड से भाग गया था फ्रांस, जब फ्रांस गया था तो उसने किताब लिख दी एमिल। इसका मतलब बात यहीं शुरू करें, उसकी किताबें कौन सी हैं। एमिल शिक्षा पर लिखे गए वो मार्मिक ग्रंथ है जो शायद रिपब्लिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। जो उसने बुक्स लिखी, ग्रंथ्स लिखे, उसमें पहला है डिस्कोर्सेस। अब ये खास तौर पे देखेंगे, रूसो की ज्यादातर रचनाओं के टाइटल डिस्कोर्सेस से हैं, लॉ के कंसर्निंग से हैं। इसका मतलब फिलोसफर थे, एक बात को उन्होंने आधार बना लिया, उसी बात को लेके लिखते थे। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस, इसी से बहुत फेमस हुआ था वो। डिजॉन एकेडमी थी, डिजॉन एकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी थी। अच्छा पहले उसके बारे में कुछ किताबें बता दें, उसकी बेसिक आइडिया बता दें, फिर तो एक स्लोगन आपको बता दें कैसे बात बनेगी। तो मैं बताना चाहता ये था कि जब उसने ये निबंध प्रतियोगिता जीती थी, तब उसके बाद उसको फ्रांस का राजा सम्मानित करना चाहता था, गया ही नहीं वो। यानी दुनिया में ऐसे बिरले रहे हुए छात्र, बड़े फिलोसफर थे, जिस नोबेल पुरस्कार को लेने के लिए सब भागा करते थे, छात्र को कहा कि आके नोबेल पुरस्कार ले लीजिए। उनका बेकार की बात मत करना, ये पुरस्कार वगैरह लेना हमारा काम नहीं है। रिजेक्ट कर दिया, लिया ही नहीं। इतना ही नहीं, उतना लोकप्रिय होगा कि बड़े बड़े फिलोसफर और सबसे बड़े उस समय के एक बहुत बड़े साहित्यकार वाल्तेयर, वाल्तेयर ने कहा अरे भाई मेरे घर आ जाओ, घूमते रहते हो, कहीं रह तो लो। उसने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगा। इतना बड़ा फक्कड़ आदमी था। हॉब्स राजा घर में रहता था, उसे राजा बुला रहा था, राजा को छोड़ के निकल लिया। उनका राजा कौन होता है भाई? राजा महाराजा होगा तो अपने घर का होगा।
मेरे आगे कोई नहीं टिकता। मानव ऐसा होना चाहिए जिसे कांट ने कहा है मानव स्वयं में साध्य है, वैसा मानव अगर आपको कहीं देखना हो, रूसो को देख लीजिएगा, घूमता रहता था। ये फिलोसफर किस्म के लोग होते हैं। बाकी तो हम दोस्तों यंत्र बनते जा रहे हैं जीवन में। कहीं जाने का मन होता है, जा नहीं पाते। कई बार क्लास में ही मन होता है कि आज बंक मार लो, इतने बच्चे आएंगे, सब सिलेबस को समय पर पूरा कराना। यही जीवन है क्या? आप सिलेबस पूरा करो, मैं पूरा कराऊं। दूसरा, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी, विषमता पर लिखा गया किताब। डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद उसकी खुद की कुछ कन्फेशन है, आत्मकथा जैसा समझ लीजिए, आत्मस्वीकृति जैसी। तो उसने मेजर जो रचनाएं लिखी, जिसमें कि डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशन, ये उसने लिखा। और दूसरा, जब आप उससे पूछा जाए मेथड क्या है, जो मेथड में बढ़ गया वो फिलोसफर थोड़ी है। कैसा इंडक्टिव, कैसा डिडक्टिव, कैसा डायलेक्टिकल, जिसका कोई मेथड ही ना हो, वो कौन है? रूसो। और रूसो का मेथड कुछ है नहीं, जिसे आप कह सकते हैं मेथड, वो कौन था? रोमांटिक। रोमांसिज्म एक लिटरेचर में मूवमेंट था। रोमांटिक का मतलब है आदर्शवादी, रोमांटिक का मतलब है कल्पनावादी, आदर्शवादी, कल्पनावादी, ये उसका रोमांटिक का मतलब है। याद रखिए, उसका कोई पद्धति थी नहीं। जैसे हम विचारकों को देखते हैं आगमनात्मक, निगमनात्मक, कोई ऐसा न उसका कोई विशेष पर्पस था। यानी जब लाइफ पर्पस से चलती है तो मशीन होने लगती है, और जो लाइफ बिना पर्पस से चलती है वही सही लाइफ है। इसलिए अगर किसी आदमी से पूछो कि जाना कहाँ है, उसका यही तो नहीं पता जाना कहाँ है। कोई ट्रेन में बैठ ले, जो ट्रेन जिस हिसाब मिले उसी में बैठ लिया, चलो कहीं तो चलेगी ट्रेन। अगला, रूसो। रूसो के जो मूल विचार हैं, वो अगर वो देखा जाए, विचार क्या है? और विचार तो ऐसे हैं कि पूछो किसको प्रभावित नहीं किया। रूसो कैसा विचार, इसलिए हमने कहा एक ऐसा फक्कड़ है जिससे उदारवादी भी प्रभावित है। रूसो एक ऐसा फक्कड़ है जो व्यक्तिवादी भी दिखता है। रूसो एक ऐसा महान विचारक है जिसमें समाजवाद के आधार भी हैं। रूसो एक ऐसा विचारक है जिससे साम्यवादी भी प्रभावित है। रूसो एक ऐसा विचार है जिससे लोकतंत्रवादी भी प्रभावित है। बस नारीवाद प्रभावित नहीं है। उस समय पर्यावरणवाद था ना, हाँ, नारीवाद के खिलाफ बातें करता है। अब पता नहीं क्यों ऐसा उस समय साथ माहौल ऐसा था, जो भी फक्कड़ आदमी था, याद रखो मेरे बच्चों, वो रोमांटिक था, तर्क बुद्धि का विरोधी था। उसने कहा था, जिस 18वीं शताब्दी में लिख रहा था, प्रबोध काल का दौर था वो। प्रबोध काल का मतलब है कि पुनर्जागरण का अगला फेज। प्रबोध काल पुनर्जागरण का अगला फेज था, जहां ये कहा जाता था कि मानवीय बुद्धि से, मानवीय विवेक से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसने कहा ये मानवीय बुद्धि और विवेक ही तो सारी समस्या की जड़ है। इसलिए उसे कहा जाता है एंटी रेशनल। वो तर्क बुद्धि का विरोधी था। कहता है फिजिक्स बकवास, मैथमेटिक्स बिना किसी काम का। इसलिए उसके विचार को हम क्या कहते हैं? तर्क बुद्धि विरोधी, एंटी रेशनल। वो एंटी एनलाइटनमेंट के विचार रखता था। भाई प्रबोध काल में तर्क की बात होती, विज्ञान की बात होती थी, उसी का विरोधी था वो। तर्क, विज्ञान, फिजिक्स। उसने कहा था इसने तो हमारा मानव का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, ये भी आप जान के चौंक जाएंगे, सर्वाधिकारवादी भी
तानाशाही भी उससे प्रेरणा लेते हैं, टोटलिटेरियन फांसीवादी भी उसी से प्रेरणा लेते हैं। यानी रूसों का विचार एक ऐसा मल्टीप्लेक्स है जिससे सब कुछ ले सकता है, नारीवादी नहीं। क्योंकि वो बार बार कहा करता था कि अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वो कहा करता था महिलाओं के पास, महिलाओं की एक समस्या है, ये रूसों ने कहा है, मैं फिर क्लियरफाई कर दूं कि महिलाओं की समस्या है कि वो अपने पहला बहुत भावनात्मक होती हैं। यद्यपि खुद वो तर्क बुद्धि का जब विरोधी था, लेकिन उसने कहा था कि भावना के बजाय विल का महत्व ज़्यादा होता है। उसने रीजन के बजाय हमेशा विल की बात की, जनरल विल, रेशनल विल, रियल विल। उसने कहा महिलाओं में समस्या पहली ये है कि वो भावनात्मक ज़्यादा होती है, इसलिए उनको पढ़ाना लिखाना उतना काम का नहीं है। देखिए कैसे बच्चे खुश हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि इनके काम की बात मिल गई है। दूसरी बात, इन रूसों ने जो कहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है वैसा थोड़ी है, लेकिन चूंकि हमें हर विचारक का विचार लिखना है इसलिए। और उसने कहा था महिलाओं की समस्या ये है कि वो हमेशा राष्ट्र के हित के आगे परिवार के हित को आगे बढ़ा देती हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आधुनिक दौर में राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता भी रूसो है। बात ध्यान सुनने की है। मैकियावेली के विचारों में राष्ट्रवाद का आधार दिखता है। मैकियावेली के सिद्धांतकार था ही नहीं, यानी पहली बार जिसे नागरिक धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द का प्रयोग रूसों ने किया था। इसमें सिविक रिलीजन, एक नागरिक होने के नाते हमारी सबसे पहली निष्ठा कहाँ होनी चाहिए? राज्य के प्रति, सरकार के प्रति, ऐसा रूसों ने कहा। लेकिन वो महिलाओं के समान अधिकार का समर्थक नहीं था। अब उसके अपने अपने पूर्वाग्रह थे, हर विचारक अपने पूर्वाग्रह होते हैं और हर विचारक अपना विचार देता है, और जो समकालीन परिस्थिति में सही हो जरूरी नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, कौन सा ऐसा विचार है जिससे रूस को प्रभावित नहीं कर रहा है? उसके कारण हम एक एक बता देंगे, जरा हम और लिस्ट बना लें उसकी। और सवाल है उसने पद्धति का प्रयोग कौन सा किया, यानी वैसा तो आगमनात्मक निगमात्मक नहीं है, सामाजिक समझौता। उसके विचार की श्रृंखला ठीक वैसे है जैसा हॉब्स का, लॉक का और रूसो का। प्रयोग वही है, सामाजिक समझौते के विचारक को उसको माना जाता है। लेकिन सामाजिक समझौते के माध्यम से सिद्ध क्या करना चाहता है, ये सारी बातें। इसलिए आप देखोगे सामाजिक समझौता करने वाले लोग आदर्शवादी नहीं होते। हॉब्स लॉक आदर्शवादी नहीं थे, रूसो आदर्शवादी है। इसलिए रूसों के विचारों में सब कुछ मिल जाता है, व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, संविधानवाद। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए उसने क्या किया? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग किया। अब जब सामाजिक समझौते की बात करेगा तो उसी स्ट्रक्चर पर आएगा जैसा हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने कहा है। स्ट्रक्चर कैसा है? मानव स्वभाव। स्ट्रक्चर कैसा है? प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, और उसके बाद समझौता। उसके बाद समझौता। और रूसो के लिए कहा भी जाता है उसका चिंतन, उसके चिंतन में पद्धति है हॉब्स की, परिणाम है लॉक का। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो बात तो शुरू करता है हॉब्स से, पहुंच कहाँ जाता है? लॉक पे। पद्धति का प्रयोग बार बार हॉब्स का प्रयोग किया, इसलिए रूसो के बारे में कहा जाता है उसका जो विचार है, उसका जनरल विल है, वो लेवायथा कटा हुआ सिर है। जो उसकी सामान्य इच्छा है वो लेवायथा कटा हुआ सिर है। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है, इस बात पर पहुंचने से पहले तो सामाजिक समझौते का विचार थोड़ा भी रुक के बता देंगे, कहना क्या चाहता था। अब इतनी बातों से अगर हम देखें उसका विचार शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाता नहीं था, फक्कड़ की तरह घूमता रहता था। और फक्कड़ की तरह घूमने में एक बार उससे इन्विटेशन मिला डिजॉन विश्वविद्यालय में कि भाई ये बताओ, विज्ञान और आर्ट्स की में एक निबंध लिखना है, और अगर निबंध ये लिखना है तो रूसों से अब सीखिए। निबंध लिखा मिलने, निबंध लिखा रूसों ने। और आप याद रखिएगा, निबंध में कई बार हम ये सोचते हैं पक्ष लिखें विपक्ष लिखें, ये तो उत्तर की बात है, निबंध थोड़े है। निबंध में आप किसी विचार को तार्किक रूप में एक क्रम में लिख सकते हैं। और रूसों ने इस निबंध में लिखा क्या? जब से मानवीय तर्क का विकास हुआ,
जब से मानव में विवेक की बात आई, जब से आधुनिकता आई, तभी से सारी समस्या की जड़ हुई। इससे उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल। थिंकिंग मैन, विचारशील व्यक्ति। जबकि आप बार बार यही देख रहे हैं कि आधुनिकता का परिणाम क्या है, मानव का विवेकशील होना, मानव का विचारशील होना। वो किस बात पे अटैक कर रहा है? थिंकिंग मैन। और इसलिए उसने कहा भी, आप याद रखिए, थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल का मतलब है जो चिंतनशील पशु है, जो विवेकशील व्यक्ति है, वो पशु है। वो डिप्राइव्ड एनिमल क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा, विवेक ने पहली बार क्या किया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये विवेक ने मैं सिखाया। इसका मतलब है उसका चिंतन शुरू ऐसे होता है कि मानव बिल्कुल प्रकृति में अठखेलिया करने वाला प्राणी था। मानव तो प्राकृतिक था, मानव ऐसा था जैसा कि आजकल जनजाति समुदाय के लोग जंगलों में रहते हैं, सामूहिक रूप में खेलता था, निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं। लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आई कहाँ से? और बात ऐसी करता है जैसे आपको लग जाएगा कोई समाजवादी आदमी बात कर रहा है, फिर मोड़ ले लेगा वो, फिर लग जाएगा अरे तो उदारवादी है। क्योंकि जब उसने ये बात कही कि विज्ञान ने बेड़ा गर्क कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री की सब धज्जियाँ उड़ा कर रख दी, और न्यूटन, ये सब लोग बिल्कुल बेकार के लोग हैं। और उसकी समस्या क्या थी? उसने कहा कि देखो भाई, जब से मानव ने सोचना समझना शुरू किया, तब से उसमें मेरे तेरे की भावना आ गई। पहले समुदाय की भावना थी, पहले वी की भावना थी, हम साथ रहेंगे। और जैसे निजी संपत्ति आ गई, मेरे तेरे की भावना आई। यानी वो निजी संपत्ति का विरोधी था, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोधी था। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोधी होगा तो समाजवादी कहलाएगा। और उसने कहा जब निजी संपत्ति आई तो राज्य बन गया। और उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, जिस व्यक्ति ने जमीन को पहली बार चारों तरफ से बाड़े से घेर दिया, वही राज्य का पहला निर्माण करने वाला व्यक्ति है। इसका समझ लीजिए, लोगों ने जमीन घेरा घेरी कब करनी शुरू की? गांव में आप चले जाइए, कहीं दूर दराज क्षेत्र में चले जाइए, लोग पहले डिमार्केशन नहीं करते थे। जमीन सामूहिक थी, सामूहिक रूप में रहते थे। लेकिन ये कब से डिमार्केशन होने लगा, बाउंड्री कब से बनने लगी? इसका मतलब है सीमा विवेक का परिणाम है। कौन सीमा? जमीन पर खींची जाने वाली सीमा, सीमा रेखा। सीमा रेखा विवेक का परिणाम है। और जब से मानव ने सीमा बना लिया, वहीं से वो संकुचित होता चला गया। और संकुचित किसने किया? यानी मानव जीवन। जब उससे पूछा गया मानव स्वभाव कैसा है, हॉब्स ने कहा लड़ाकू है, स्वार्थी है। इसी बात कही विवेकशील है। लॉक से पूछा गया मानव स्वभाव कैसा है, तो लॉक ने कहा अच्छा है। लॉक ने कहा अच्छा है। रूसो से पूछा गया मानव स्वभाव कैसा है, उन्होंने कहा ना अच्छा है ना बुरा है, नोबेल सेविज, भद्र पशु है। यानी प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था? वो अच्छे बुरे वाली श्रेणी में नहीं था। याद रखिएगा, वो भद्र था, शांति से रहता था, सहयोग करता था, एक दूसरे को देख के दुखी होता था। लेकिन उसकी सारी विशेषताएं पशुओं जैसी थी। सभ्यता नहीं थी, कल्चर नहीं था, संस्कृति का विकास नहीं था, वो आधुनिक नहीं था। वो जंगलों में रहने वाला बिल्कुल बिंदास मुक्त प्राणी था। इसलिए रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन लिखते हुए कहा मैन इज बॉर्न फ्री। अब फिर यहाँ देखिए, पुरुष पितृ सत्तात्मक स्वभाव उसका दिखता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहली लाइन लिखते हुए कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। अगर सोच के देखिए, अब ये देखेंगे तो इतना बड़ा आजादी का विचारक लगता है। अब उसने मैन शब्द का प्रयोग किया, ये बात अलग है, करना चाहिए था ह्यूमन बीइंग। तो उसने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन, यानी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। यहीं से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लाइन इसको शुरू हो रही है। लेकिन सब जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आप स्वतंत्र हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जंजीर किसकी? याद रखिएगा, सबसे बड़ी जंजीर उसने जो बताई है, आर्थिक विषमता की। एक खास बात है, वो व्यक्ति को अणु जैसा नहीं मानता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो समुदाय को पहले लाता है। हॉब्स लॉ जैसा उसका चिंतन नहीं यहाँ पे है। रूसो से पूछा गया कि व्यक्ति पहले आएगा समुदाय, उसने क्या बात करते हो, समुदाय पहले आता है। इसलिए सेबाई ने उसके बारे में लिखा है
कि वो समुदाय की खोज करने वाला आधुनिक युग का पहला विचारक है। यूनानी युग में समुदाय बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आधुनिक युग में कोई समुदाय की खोज कर रहा है तो कौन था? रूसो। और आप याद रखिएगा, इसलिए उसने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। तो चेन का मतलब उसका वो नहीं था जो हॉब्स एंड लॉक ने कहा है। उसका चेन का मतलब था प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके चेन का मतलब था संपत्ति की विषमता। और दूसरे तो आगे चल के ऐसी बात कह दी, अगर आप सामान्यतः उसको ऐसे देखेंगे तो आपको लगे कोई समाजवादी या मार्क्सवादी कोई बात कह रहा है। रूसो से पूछा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? उसने कहा स्वतंत्रता कैसी है? उसने संपत्ति की विषमता को बताते हुए कहा, कोई व्यक्ति इतना अमीर न हो कि दूसरे को खरीद सके, और कोई इतना गरीब न हो कि अपने आप को बेचने के लिए विवश हो सके। कथन रूसो का ही। अगर सामान्यता वैसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो समाजवादियों ने कह दिया ये बात। और इसलिए कहा करता था आधुनिक समाज में विषमताएं कैसी हो गई हैं, क्लास की। फिर देखिए समाजवादी चिंतन दिखेगा। आज़ादी की बात कर रहा है तो उदारवाद तरफ झुक रहा है। समानता की बात कर रहा है समाजवाद की तरफ। उसने कहा समाज में विषमता कैसी है, मालिक मजदूर की, पूंजीपति और मालिक और दास की, पूंजीपति श्रमिक की, और स्वाभाविक रूप में शासक और शासित। कितनी बड़ी बात उसने कह दी। इसलिए उसने कहा कि लोकतंत्र कैसा है। उसने कहा लोकतंत्र फर्जी लोकतंत्र है ये। इंग्लैंड के लोग 5 साल में एक बार आज़ाद होते हैं, क्योंकि उसने कहा कि लोकतंत्र का मतलब होगा जहां हमारा स्वयं का शासन होगा, वो लोकतंत्र होगा। स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटन्स में रहता था, तो स्विट्जरलैंड में आज भी लोकतंत्र का सबसे परफेक्ट रूप माना जाता है। तो रूसो से पूछा गया लोकतंत्र का मतलब कैसा होता है? उसने कहा पहला, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव नहीं, हमारा शासन होना चाहिए। इसीलिए रूसो का लोकतंत्र कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सीधा लोकतंत्र होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। ये बात सुन के राजा महाराजा थे। 18वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं का शासन था। लॉक ने तो कम बात कही थी, रूसो ने तो ऐसी बात कही कि बहुत सारे राजा हिल गए थे। एमिल में जब उसने लिखा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनका सब स्कूल कॉलेज बेकार है। स्कूल कॉलेज सब बेकार है, खोपचे में बैठ के पढ़ाई हो रही है। मानो असली शिक्षा कहाँ मिलती है? प्रकृति से। इसे शिक्षा कहाँ मिलेगी? नदी किनारे घूमो। शिक्षा कहाँ मिलेगी? जंगल में घूमो। इसे सबसे शिक्षित लोग क्या है? गांव में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोग। शहरों के लोग शिक्षित होते ही नहीं। क्यों? चार दीवारी में बच जाते हैं। इसलिए उसके शिक्षा पे जो कैरेक्टर था उसका, एमिल का, सोफिया, उसने मूल कैरेक्टर सोफिया को बनाया। और फिर उसने कहा शिक्षा का मूल अभिप्राय क्या है? मानव का नैतिक विकास। भौतिक विकास या नैतिक विकास? नैतिक विकास को शिफ्ट कर दिया। यानी अब आप देखिए, वो भौतिकवादी नहीं है बल्कि नैतिक विकास की बात करता है। और दूसरी बात है, आज़ादी की बात करता है। लेकिन आज़ादी का मतलब क्या है? तानाशाही राज्य से मुक्त होना ही आज़ादी है या नैतिक जीवन जीना आज़ादी है? कैसे? अब देखिए, आज़ादी की परिभाषा उसने बड़ी दिलचस्प तरीके से बताई। जब आज़ादी का मुद्दा आया तब उसने कहा, जब स्वतंत्रता की बात आई, लोकतंत्र पे किसका समर्थक है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब स्वतंत्रता की बात आई, ये हमारे बड़े काम का विषय है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, जहां चाहे वहां रूस को हम यूज कर ले। सामाजिक समझौता हर जगह यूज कर पाएंगे ये कठिन है, क्योंकि तो टेक्निकल मामला है। रूसों से पूछा गया, उसने कहा देखिए, मानव में दो प्रकार की इच्छाएं हैं। एक होता है रियल विल, एक होता है एक्चुअल विल। रियल विल का मतलब ये समझ लीजिए आप, तार्किक इच्छा। अब हिंदी में अलग अलग शब्दों के अनुवाद आ जाते हैं। मानव की दो प्रकार की इच्छा होती है। एक होता है तार्किक इच्छा, दूसरी होती है वास्तविक इच्छा।
बात ध्यान से देखने की है। आज़ादी के लिए राजतंत्र नहीं चाहिए, पहली बात। आज़ादी के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र चाहिए। इसलिए आज़ादी एक ऐसा, स्वतंत्रता का ऐसा पौधा है जो हर पर्यावरण में नहीं उगता। अब संयुक्त से स्वतंत्रता से ये सवाल पूछा जा चुका है। यानी एक बात याद रखिए, स्वतंत्रता कहाँ चाहिए? नंबर एक, स्वतंत्रता की परिभाषा बताते समय आप ये भी याद में रखिएगा, पहला, क्या स्वतंत्रता समतामूलक समाज में होगा या विषम समाज में होगा? समतामूलक समाज में। स्वतंत्रता के लिए दो शर्तों से पहले बता रखी है, मत ध्यान रखना है। पहला, आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शासन कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। शासन कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और याद रखिएगा, रूसों का व्यक्ति स्वार्थी है ही नहीं है, वो नेक है, वो अच्छा है, लेकिन उसने बार बार ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, विल का प्रयोग किया, न तो इमोशन का और न रीजन का, क्योंकि रीजन का विरोधी था वो कहा करता तर्क की बात मत करिए, तर्क के ही कारण सारी समस्या है। इसे याद रखिएगा, स्वतंत्रता समाज में मिलेगी या समाज से अलग? समाज में मिलेगी। और स्वतंत्रता के लिए क्या परिस्थितियां चाहिए उसने पहले कह दिया। स्वतंत्रता के लिए क्या चाहिए? पहला, आर्थिक विषमता समाप्त होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा कहाँ मिलेगा? अब ऐसा तो, ऐसी परिस्थिति मिलना तो मुश्किल है, इसलिए तो कहता है रोमांटिक कहलता है, आदर्शवादी है, वो नैतिकतावादी है, मानव को नैतिक मानता है। और ये बात है आधुनिक युग में नैतिकता की बात करने वाला पहला विचारक कौन है? रूसो। नहीं तो यूनानी युग के बाद नैतिकता खत्म हो गई थी। कहा भी जाता है फिजिक्स आई, ज्यामिति आई, आधुनिक युग में जैसे जैसे फिजिक्स आई, ज्यामिति आई, वैसे वैसे नैतिकता का ह्रास होने लगा। रूसो ने फिर से उठाया पश्चिमी चिंतन में, और रूसो से पूछा गया कि भाई इच्छा कौन सी होती है? एक है रियल विल, मानव की रियल विल क्या है? जो समुदाय के भलाई की इच्छा है, वो रियल विल है। जो हमारी नैतिक इच्छा है कौन सी है? रियल विल है। इसलिए क्लास में आके सोना रियल विल है, एक्चुअल विल है? बात सिंपल से कहा दिया है, दो प्रकार के लोग हैं। एक की विल क्या है? नैतिक इच्छा है। एक की विल क्या है? समुदाय की भलाई की इच्छा है। आजादी का मतलब क्या है? नैतिक इच्छा, समुदाय की भलाई की इच्छा। और एक्चुअल विल क्या है? अगर मानव स्वार्थपूर्ण इच्छा, जिसे कहते हैं निम्न इच्छा, वासनापूर्ण इच्छा। भाई मानव जीवन का दो पक्ष है, याद रखिएगा। जैसे आदर्शवाद आएगा ऐसा डिवीजन शुरू हो जाएगा। भौतिकवादी नैतिक और भौतिक जीवन में कभी अंतर नहीं करता। आदर्शवादी को ट्रेडमार्क क्या है? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आदर्शवादियों को ट्रेडमार्क क्या है और चाहिए में फर्क है। भौतिकवाद में ऐसा नहीं दिखता। भौतिकवाद में चूंकि शरीर को ही मूल माना जाता है, इसलिए डिवीजन संभव नहीं। याद रखिएगा, ये डिवीजन कहाँ था? यूनानी युग में। शरीर आत्मा होना चाहिए है, इसलिए पशु मानव। हॉब्स ने सीधा कहा है कि मानव पशु के बीच ये अणु अणु है, ये अणु, उसके बाद नैतिक होते कुछ नहीं है। लॉक ने कहा संपत्ति चाहिए, नैतिकता क्या क्या करेंगे लेके? मैं केवल ने क्या कहा? शक्ति चाहिए, नैतिकता। इसलिए मानव जीवन वास्तविक रूप में स्वतंत्र कब है? जब वो रियल विल के अनुसार काम करता है, जब उसकी इच्छा नैतिक होती है, समुदाय की भलाई की इच्छा होती है। और वास्तविक इच्छा क्या है? स्वार्थ की इच्छा। तात्कालिक इच्छा। वास्तविक इच्छा क्या है? मानव की वासना पूर्ण इच्छा। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए बार बार इसी बात को भारतीय परंपरा में क्या कहा जाता है? स्वराज्य।
यानी आज़ादी का मतलब है, गांधी ने आदर्शवादी, हर आदर्शवादी एक ही किस्म की बात करता है। जब गांधी ने कहा स्वराज्य क्या है, नैतिक विवेक, नैतिकता के अनुसार काम करना या इच्छाओं के अनुसार काम करना, वासना के अनुसार, नैतिकता के अनुसार। और रूसो ने कहा, इसलिए याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति वासना प्रधान जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। जो सुबह लेट उठने के कारण क्लास में नहीं आ पा रहा है, उसकी इच्छा क्या है? वो फ्री नहीं है। वो फ्री नहीं है तो उसको भाई हमने तो सोचा था अंग्रेजों के जाने के बाद गुलामी हट गई। रूसो ने कहा ना ना, बाहर गुलामी तो इससे हटती है। बाहर गुलामी हमने हटा दी आर्थिक समानता बनाकर। बाहर गुलामी हमने कहाँ हटा दी? लोकतंत्र लाकर। अब अंदर की गुलामी हटाना है। हम गुलाम किसके हैं? नींद के, आलस्य के, वासनाओं के। इसलिए आप कब आज़ाद होंगे? लेकिन मेरे बच्चे सब आज़ाद हैं, मुझे पता है। बताओ, इतने सुबह सुबह आके इस क्लास में चले आना, ये आज़ादी का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब एक आध दिन कभी अलार्म बजता है, नींद नहीं खुल पाती, बात अलग है। एक आध हफ्ते में एक आध दिन कभी एक्चुअल बिल आ जाता है, बाकी सारे दिन क्या होता है? रियल बिल। रियल बिल होता है। अब मान लो सवाल ये है, आपको रियल बिल जग गई और आप सुबह सुबह क्लास के लिए चल पड़े और आपका पार्टनर खर्राटे मार के सो रहा है। आपका पार्टनर क्या कर रहा है? एक्चुअल बिल। आप कहाँ हो? रियल बिल। आपने अपने पार्टनर को 2 लात मारा, क्यों? आपने उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है, स्वतंत्रता बनाया क्या? इसका सीधे रूसो ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी रियल विल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, वो कैसा जीवन जी रहे? पशु जैसा। भाई यही तो मानव फर्क है। जो आदर्शवादी होगा पशु मानव के बीच अंतर करना शुरू कर देगा। भाई यही तो आदर्शवादी कहते हैं, अरे खाने पीने सोने के लिए ही जीवन था, तो पशु सारे काम करते हैं। हमारा जीवन क्या है? समुदाय की भलाई के लिए। हमारा जीवन क्या है? नैतिक कामों के लिए। इसलिए उसने कहा कि जो व्यक्ति ऐसी वासनापूर्ण इच्छा गुलाम है, उन्हें विवश किया जाए अपनी सही इच्छा के ज्ञान के लिए, उन्हें याद दिलाया जाए उनकी सही इच्छा क्या है। बात कैसी लगी सुनने में? विवश किया जाए किसको? कैसा सुनने में लगा? आजादी और विवशता फ्रीडम है या कोवर्सन है? मैं कहूं मेरी आज्ञा है, यहां पे खड़े हो जाओ, क्योंकि इसी में आपकी स्वतंत्रता है। आप कहें सर मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि आपको अपनी इच्छा नहीं पता है। बताइए, मैं कह दूं जिनको नींद आती है वो ऊपर ऊपर के सीलिंग में एक एक सौ रस्सी बंधवा दूं मैं, उनके बाल के 2-4 टुकड़े और उस रस्सी से ऊपर बांध दो, जैसे झपकी लेंगे वैसे एक बाल उखड़ जाएगा, दोबारा नहीं सोएंगे। ये क्या है? अब बताओ, आप आजाद हो, सोने के लिए आजाद हो या जागने के लिए आपको बाध्य किया जाए? आजादी किस में है? आपकी इच्छा चलेगी या मेरी इच्छा चलेगी? अपनी इच्छा के अनुसार काम करना आजादी है या मेरी इच्छा के अनुसार? इसलिए सेबाइन ने इसी विचार को है फोर्स फ्रीडम। सेबाइन ने रूसो के बारे में लिखते हुए कहा फोर्स, बाध्यकारी इच्छा का विचार, फोर्स फ्रीडम। और आप याद रखिएगा, इसका सीधा मतलब है आपको बाध्य वो करेगा जो आपकी ज़्यादा इच्छा जानता है, और आपकी ज़्यादा बड़ी इच्छा कौन जाता है? जिसे कहते हैं राज्य। इसीलिए जनरल विल क्या है? रियल विल का योग। जब सारी रियल विल मिल जाती है तब उसे रूसो ने क्या कहा? जनरल विल है। जनरल का मतलब है जो सबकी इच्छा हो। और मान लो आप कहेंगे सर जनरल बिल यद्यपि रूसो परिभाषित नहीं कर पाया, जनरल बिल इसलिए उसने कहा सही आज़ादी किस में है? जनरल विल में। लेकिन जनरल विल पर आने से पहले ये बात स्पष्ट हो गई कि रूसो ने आज़ादी के बारे में क्या कहा? रूसो ने आज़ादी के बारे में क्या कहा? यानी मानव जीवन का नैतिक जीवन काम करना। तो रूसो ने आज़ादी के बारे में क्या कहा?
बंधन बाहर का है या बंधन अंदर का है? अंदर का है। इसका सीधा मतलब है अगर बंधनों से मुक्ति हो तब इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। बंधन बाहर का, इसे शब्द को फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू। किससे आजादी और किसकी आजादी? पड़ोसी से मुक्त होना। ये हॉब्स एंड लॉक ने कहा। हॉब्स एंड लॉक ने किस बात का प्रयोग किया? किससे? बाहर के बंधनों से आजादी। रूसो ने क्या कहा? अंदर के बंधन से आजादी। अब यही बात बड़ा विचार का सवाल है, फ्रीडम फ्रॉम या फ्रीडम टू? जो फ्रीडम टू है किसका? फ्रीडम टू किसका? नैतिकता का। फ्रीडम टू का मतलब है बाध्यता अंदर है। इसलिए जो राज्य ऐसे लोगों को बाध्य करेगा, ऐसे लोगों को विवश करेगा जो अपनी वास्तविक इच्छा नहीं जानते, इसका मतलब है असली स्वतंत्रता क्या है? रियल विल का पालन। और रियल विल का समूह क्या है? जनरल विल। और जनरल विल शब्द के लिए रूसो ने कहा रियल जनरल विल क्या है? आप याद रखिए, जो आदर्शवादी होता है वो कॉन्क्रीट बात कम करता है, विचार की बात ज़्यादा करता है। जनरल विल दिखाई नहीं आ सकती, न विल दिखेगी जनरल विल दिखेगी। ऊपर और नीचे की इच्छा दिखती थोड़ी है, डिवीजन, ये आदर्शवाद होने का प्रमाण है। जनरल विल क्या है? रियल विल का योग है, उच्चतर इच्छा का योग है। लेकिन आप कहेंगे रियल विल का मतलब है सबकी नैतिक इच्छाएं हैं या एक की नैतिक इच्छा है सबकी भलाई के लिए? याद रखिए, अगर सबकी इच्छा हो और सबकी इच्छा एक्चुअल विल की होती है, रियल विल नहीं कहलाएगी। पूरे समाज में सब लोगों की इच्छा कैसी हो जाए? एक्चुअल विल, तब ये रियल विल नहीं कहलाएगी। सबकी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कैसी? रियल विल की। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति भी इच्छा है जो पूरे समुदाय की भलाई की इच्छा है, तो इसे क्या माना जाए? रियल विल। गांधी की इच्छा थी भारत की आज़ादी की, जो सबकी इच्छा बन गई, इसे क्या थी? रियल विल। कई बार एक व्यक्ति इच्छा व रियल विल बन जाएगी। जैसे गांव में सारे लोग शराबी हो जाए तो क्या भाई सबकी इच्छा है पीना? और गांव में आप जैसा, मेरे मेरे बच्चों जैसा कोई एक आदमी चला जाए, उनका नहीं नहीं सर ने बताया है, ये गंदी बात है। इसलिए एक व्यक्ति इच्छा अगर पूरे समुदाय की भलाई की इच्छा क्या है तो क्या कहलाएगी? जनरल विल। जनरल विल समुदाय की भलाई की इच्छा है, सभी की इच्छा है, लेकिन सभी की एक्चुअल विल नहीं है। और जिसे वो रियल विल कहता है यही राज्य है, जिसे वो रियल विल कहता है यही समुदाय है, जिसे वो रियल विल कहता है वही संप्रभुता है। एक बात थोड़ा सा, जिसे वो रियल विल कहता है, जिसे वो जनरल विल क्या है? जनरल विल का विचार रूसो का सेंट्रल पॉइंट है। जनरल विल ही समुदाय है, जनरल विल ही राज्य है, जनरल विल ही संप्रभुता है। वो सबके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? जनरल विल। इसका सीधा मतलब है, बात को बहुत सामान्य शब्दों में समझिए, यही तो गणतंत्र है मेरे दोस्तों। जनरल विल किसकी? हमारी आपकी विल। बात को ध्यान से अगर देखिए, भाई जनरल विल, विल तो मानव में ही होगी ना, विल तो मानव से अलग होगी नहीं। वो विल्स नहीं, एक विल्स होता है। मेरे बच्चे इतने भोले भाले हैं, उसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। समझने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल गया ये रूसों के प्राकृतिक अवस्था के प्योर बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है, अरे भाई एक आम भाषा में समझिए, जनरल विल का मतलब क्या है? स्विट्जरलैंड में रहने वाले सभी लोगों की विल। भारतीय संविधान किसका परिणाम है? जनरल विल का। जनरल विल का। और स्वाभाविक रूप में इसका मतलब जब हमारे संविधान में शुरू होता है हम भारत के लोग, ये क्या है? जनरल विल। ये जनरल विल है। जब कहा जाता है कि दिल्ली को पर्यावरण से प्रदूषण से मुक्त किया जाए, क्या है? जनरल विल।
जब कहा जाता है भारत में शराबबंदी मुक्त हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, क्या है? जनरल बिल। बजट में क्या लाने वाला है? जनरल बिल। बजट में अब हो सकता है कुछ लोग अपोजिशन कर दें। यदि आज की कल्पना आज तो लोग तो बहुमत की शासन है, अल्पमत की शासन है। जनरल बिल बहुमत का बिल है या सभी का बिल है? लेकिन जनरल बिल सभी का बिल है, बहुमत का नहीं, अल्पमत का नहीं। इसलिए और इसीलिए रूसों ने क्या कहा, जहां सबकी इच्छा से शासन होगा वो लोकतंत्र होगा या गणतंत्र होगा? जहां सबकी इच्छा का सम्मान रखा जाएगा वो शासन कैसा होगा? गणतंत्र। वो शासन गणतंत्र होगा। अब अभी लोग तो बस राजा को हटाने पे लगे थे। रूसों ने कहा था ना ना, राजा को हटाना तो आप छोटा सा काम है, हम सभी के शासन से। अभी फिलोसफर है तो कोई अलग अलग शब्द का प्रयोग कर देगा। इसे भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये भारतीय संविधान जनरल विल को हमने ये नहीं कहा वी द मेजॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के बहुमत के लोग नहीं। लेकिन ये भी संभव उसने कह दिया कि मान लो भाई कि बहुमत लोग अगर अपनी स्वार्थी इच्छा को पालन कर लें, जैसे बहुमत मिलकर ये कहे कि भारत में सभी घर में एक एक बॉटल पहुंचा दिया जाए, एक एक बॉटल क्या पहुंचा दिया जाए? मेरे बच्चों, अगर एक एक, इसका सीधा मतलब है, और हम पूरी क्लास में भी निर्णय कर लें, क्लास से निकलने के बाद जो भी हमारे सामने कोई दुकानों का आएगा हम लूट लेंगे, ये जनरल बिल नहीं है। सभी की इच्छा हो सकती है, ये जनरल बिल बिल्कुल नहीं है। अगर सभी और एक बात याद रखिए, आज के संदर्भ में रूसों से पूछा जा सकता है, महोदय ये बताओ, आप तो कह रहे हो कि महिलाओं का अधीन होना ये भी जनरल बिल है। आज थोड़ा जनरल बिल बदल गई है, क्योंकि लगता है रूसो जनरल बिल में महिलाओं के बिल को शामिल नहीं कर रहा है। आज हम बहनों के बिल को भी जनरल बिल में शामिल करना चाहते हैं, रूसों से माफ़ी लेते हुए कि भाई तुमसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज जनरल बिल में सब लोगों की बिल शामिल होगी। इसलिए ये जनरल बिल है, जन संप्रभुता है। क्या शब्द का प्रयोग किया आपने? ओ माय गॉड, जन संप्रभुता, पीपल सॉवरेंटी। और हॉब्स ने राजा की संप्रभुता, लॉक ने संसद की संप्रभुता, रूसों ने जन संप्रभुता। आप यहां बैठे सभी प्रभु हो। क्या हो? प्रभु। संसद में बैठे लोग प्रभु हैं आप, डीएम सीएम पीएम प्रभु हैं आप। इसलिए जन संप्रभुता का विचार रूस। पॉपुलर सॉवरेंटी, किस शब्द का प्रयोग किया? पॉपुलर सॉवरेंटी। कितने बड़े बड़े शब्द हैं रूसों के। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ऐसा राज्य होगा, अब ऐसा राज्य होगा जो सब पूरे समुदाय की इच्छा से मिलकर बनेगा, तो राज्य बाध्यकारी होगा या नैतिक होगा? नैतिक होगा राज्य। और रूसों से पूछा गया, ये बात स्पष्ट हो रही है कि स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता रियल विल के अनुसार काम करना है। रियल बिल का एक्चुअल क्या है? जनरल बिल। इसीलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? राज्य की इच्छा से काम करना, स्वतंत्रता। क्योंकि राज्य की इच्छा क्या है? नैतिक। व्यक्ति इच्छा क्या है? नैतिक। लेकिन यही मामला फंस जाता है। आलोचकों ने कहा, यही मुसोलिनी हिटलर ने भी कहा कि हमारी इच्छा बहुत नैतिक है, फॉलो कर लो। इसलिए अगर रूसों से पूछा जाए ये बताओ महोदय, अगर यही राज्य है, अच्छा जनरल बिल तो समझ में आ गया है, समाज कैसे है, राज्य कैसे है, संप्रभुता, एक ही नाम क्या है? जनरल बिल। और इसलिए उसे जनरल बिल की जब विशेषता बताते हुए कहा, जब उसे पूछा गया कि देखिए आलोचना क्यों आ जाती है, जब उसे ये पूछा गया जनरल बिल की विशेषता बताओ, तो जनरल बिल का मतलब हमने समझ लिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता की इच्छा है, समुदाय की इच्छा है, उसी को आप कह सबकी इच्छा है। तो जब उसने जनरल बिल की विशेषता बताई तब इसने क्या कहा? सर्वोच्च है। तब इसने क्या कहा? अदेय है, अविभाजित है,
कभी त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती। अब जरा सोच के देखिए, जनरल बिल को बताया कैसे सर्वोच्च है, क्योंकि जनरल बिल का मतलब क्या है? राज्य। राज्य का मतलब क्या है? समुदाय। समुदाय का मतलब क्या है? संप्रभुता। जनरल विल की इस सब सारी विशेषताएं जनरल, इस सब जनरल विल का पर्याय है। इसलिए कुल मिला के रूसो की संप्रभुता क्या है? जन संप्रभुता। अब बताइए, रूसो जो जन संप्रभु, जो जनरल विल की विशेषताएं बता रहा है, वो किसकी विशेषता है? राज्य संप्रभुता की। राज्य संप्रभुता की विशेषता किससे मिल रही है? राज्य संप्रभुता की विशेषता किससे मिल रही है? किससे मिल रही है? हॉब्स से। संप्रभुता की यही विशेषताएं हॉब्स ने भी बताई है मेरे बच्चों। आप भूल गए? आप देखिए, कई बार क्या पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग बंद हो जाता है, हमारा ध्यान केवल रूसो पर आ गया। तो मैं जब से सवाल भी पूछता हूं तो आपका ध्यान केवल रूसो पे ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये भी समझ के देखो, पीछे की बात में कोई पूछ सकता हूं। इसलिए यही बात हॉब्स ने कही है। हॉब्स ने राजा की विशेषता क्या बताते हुए कहा? अधेय होगा, सर्वोच्च होगा, संप्रभु होगा, अविभाजित होगा, यानी राजा कोई विकल्प नहीं हुआ। सारी विशेषताएं रूसो ने कट पेस्ट कर दी। यानी, और याद रखिएगा, हॉब्स ने तो ये तक कह दिया था, बस एक बात ध्यान देने की है कि हॉब्स ने राज्य को यांत्रिक बताया था, रूसो ने कहा ये आंगिक है, प्राकृतिक है ये, क्योंकि हमारी इच्छा का स्वरूप है, मानव शरीर का बड़ा रूप है, बनाया होना थोड़ी है। अच्छा, हमारी नैतिक इच्छा स्वाभाविक है, कहीं से ठूंस दी गई है? स्वाभाविक है ना। इसलिए रूसो उस परंपरा को फॉलो कर रहा है जो यूनानी दौर की थी। ध्यान सुनने की बात है। इसलिए राज्य वैधानिक नहीं है, राज्य नैतिक है। बात आपने सुना ध्यान से? राज्य के वैधानिक होने में नैतिक होने में फर्क है। नैतिक का मतलब हमारी नैतिक इच्छा का परिणाम है, और वैधानिक का मतलब है कि वो समझौते से बना हुआ है, यंत्र है, केवल कानून बनाता है। अब बताइए, रूसो जैसा महामानव राज्य को वो शक्ति दे रहा है जो हॉब्स ने दी है। ये बात सुनने में कैसी लग रही है? ये आपको उलझन पैदा कर रही है, सामान सुलझन पैदा कर रही है? हॉब्स को शक्तियां दे दी, राजा राजा को इतना सर्वोच्च बना दिया, संप्रभु बना दिया। आपके बात उलझन पैदा कर रही है, सामान लग रही है? अरे मेरे बच्चों, अगर ये विशेषताएं ठीक है, हॉब्स की हैं, हॉब्स ने ये विशेषता एक व्यक्ति की मानी थी, यहाँ ये विशेषता, यहाँ क्लास में बैठे हुए पूरे लोगों को हम समान शक्ति दे दें और मैं कहूँ सब संप्रभु हो, तो आपको क्या आपत्ति है? इसलिए संप्रभुता का स्रोत देखिए, जन संप्रभुता। हॉब्स ने क्या बताया? संप्रभुता कौन है? राजा। लॉक ने क्या बताया? यानी हॉब्स की संप्रभुता का लेबायथा का सर उड़ा दो। जब सर उड़ा दिया तो बन गया रूसो की जन संप्रभुता। बात स्पष्ट हुई? रूसो की जन संप्रभुता केंद्र है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हॉब्स की संप्रभुता केंद्र था महारानी एलिजाबेथ 7, 8, 9। ऐसे नहीं ना, 7वां, 8वां, 9वां। हॉब्स की संप्रभुता किसमें थी? महारानी एलिजाबेथ में। रूसो की संप्रभुता कौन है? इन सब बच्चों में। लेकिन जो नींद में खोए हुए बच्चे हैं उनमें नहीं है। जो नींद में खोए हुए बच्चे नहीं, क्योंकि नींद में खोए हुए बच्चों की इच्छा क्या है? एक्चुअल बिल। और सारे जिनके पास जनरल बिल है सब उठो और उनको लो खोपचे में धनाधन धनाधन 2-4 लाफा दो, जिससे उनकी जनरल बिल जाग जाए। ये सबको काम करना है, याद रखना। जो आसपास आगे आपको सोता हुआ दिखे पहले खोदो उसको, नहीं लाफा वाफा मत देना यार। इसीलिए अब फिर बात सुन लीजिए,
इसलिए रूसो की संप्रभुता, रूसो के विचारों में विषय वस्तु किसका है? लॉक का। तरीका किसका है? हॉब्स का। ये बात मैं सामाजिक समझौते में ही बता दूंगा, लेकिन आलोचक कहते हैं न नौमन तेल होगा, सभी की संप्रभुता तो बन नहीं पाएगी। और इस बात को लेकर कोई तानाशाह आ जाएगा, और तानाशाह आ गया हिटलर और मुसोलिनी, और हिटलर मुसोलिनी का जो मैं कह रहा हूं वही जनता की सच्ची आवाज है। इसलिए मेरी आवाज जनता की आवाज। इसलिए उसके इस महान लोकतंत्रवादी विचार को लोग अरे सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि राज्य के बाहर कुछ है नहीं, तो राज्य की शक्ति को सब लोग इकट्ठा कर लें ये तो मुश्किल है। मुसोलिनी हिटलर ने कहा कोई बात नहीं, रूसों के विचार का प्रयोग हम करेंगे। और मुसोलिनी से पूछा गया आपकी इच्छा? उनका जनता की इच्छा। आपकी इच्छा कैसे? नैतिक इच्छा। तो आप क्या करिए, हमारी इच्छा का पालन करिए। इसलिए पता चला मैंने जन संप्रभुता की बात करते करते सारी इच्छा अपने हाथों में समेट ली। गड़बड़ मामला नहीं हो गया। अब जनरल विल की विशेषता को हम अलग तरीके से बता सकते हैं। कैसे? जिसे हम जनरल विल कह रहे हैं, हमने जिसे जनरल विल कह रहे हैं उसे संप्रभुता कह सकते हैं, उसे राज्य कह सकते हैं। उसे संप्रभुता कहें या जन संप्रभुता कहें, उसे संप्रभुता नहीं, पीपुल सॉवरेंटी। ऑस्टिन ने संप्रभुता के मामले में संसद की संप्रभुता बताई। संप्रभुता का पहला प्रतिपादक बोर्डिन, सबसे सैद्धांतिक प्रतिपादक ऑस्टिन। ऑस्टिन संप्रभुता की वैधानिक परिभाषा बताता है। ऑस्टिन के लिए संसद संप्रभुता का स्रोत है, लीगल सॉवरेंटी। यानी सॉवरेंटी का मतलब है विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति। ऑस्टिन ने संसदीय संप्रभुता को संप्रभुता के रूप में उल्लिखित किया। लॉक ने संप्रभुता का नाम ही नहीं लिया। तो ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता की बात की। लॉक संप्रभुता के नाम से डरता था क्योंकि संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च शक्ति। रूसो ने क्या कर दिया? जन संप्रभुता की बहुत स्पष्ट विशेषता है, खास तौर पे आप देखेंगे जन संप्रभुता की एक तरफ वैधानिक विशेषताएं उसने हॉब्स जैसा प्रयोग किया। जन संप्रभुता की जो विशेषता बताई, जो फीचर्स बताए, वहां पर उसने हॉब्स का प्रयोग किया। एक तरफ हॉब्स से प्रभावित है, दूसरी तरफ लॉक से। जन संप्रभुता की जरा विशेषता सुनिए। इसलिए पीपुल सॉवरेंटी न तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है न लीगल सॉवरेंटी है। आपको हम याद दिलाते हैं, जब हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी की, पीपुल सॉवरेंटी टेक्निकली अलग शब्द है। वैसे हम सामान्य रूप में लिखते समय बात कह देते हैं कि पीपुल सॉवरेंटी का मतलब है पॉलिटिकल सॉवरेंटी। आप याद रखिए राजनीतिक संप्रभुता के लिए एक समस्या आती है। संप्रभुता का मतलब जहां विधि के निर्माण का सर्वोच्च स्रोत हो संप्रभुता है। लेकिन अब आम आदमी कैसे विधि का निर्माण करेगा? इसलिए पॉलिटिकल सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग करते समय कठिनाई आती है कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी से ये नहीं पता चलता कौन संप्रभु है। पूरी जनता संप्रभु है, भाई जनता विधि का निर्माण करेगी नहीं। बहुमत संप्रभु है, कुछ लोग संप्रभु हैं, निर्वाचक मंडल संप्रभु है। आज तक पॉलिटिकल सॉवरेंटी का सेंटर ढूंढा नहीं जा पाया। इसलिए जो जन संप्रभुता है, पीपल सॉवरेंटी है, उसमें राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता दोनों मिली हुई है। वैधानिक संप्रभुता का मतलब है विधि के निर्माण का स्रोत। जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी का मतलब है कि लोगों की इच्छा। अब लोगों की इच्छा से हम विधि का निर्माण कहाँ से करेंगे? ये सवाल आप याद रखिएगा। ये सवाल जब प्रस्तावना में आया था बेरुबारी केस में, हर चीज़ आपस में जुड़ी होती है, कॉन्सेप्ट तो आपस में जुड़ता है। 1960 में मामला आया कि हमारे प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोगों का उल्लेख किया गया है। इसका सीधा मतलब है कोई कानून बनाते समय हम भारत के लोगों से पूछें। उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं,
हम भारत के लोग कानून नहीं बना सकते, कानून तो संसद ही बनाएगी, क्योंकि संसद वैधानिक रूप में संप्रभु है। इसलिए याद रखिएगा, जिसे हम राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं वो एक अमूर्त विचार हो जाता है। हमें संप्रभुता के रूप में लॉ मेकिंग बॉडी चाहिए। इस वजह से संप्रभुता की वैधानिक विशेषता उसने हॉब्स की लगाई, और हॉब्स ने संप्रभुता की विशेषता क्या लगा रखी थी? सुप्रीम है, सर्वोच्च है। दूसरा अदेय है, इनएलिनेबल है। इसका मतलब है अविभाजित है, इनडिविजिबल है। सर्वोच्च है, अदेय है, अविभाजित है, और एक तरीके से निरंकुश है, और कहीं न कहीं नैतिक है, या कहीं न कहीं संप्रभुता की आज्ञा ही विधि है। इसलिए संप्रभुता पे कोई बंधन नहीं है, न धर्म का, न नैतिकता का, न किसी तरीके का। इसलिए हॉब्स ने संप्रभुता की विशेषता क्या बताई? सर्वोच्च। यानी याद रखिए, एक भूभाग में दो शक्ति नहीं हो सकती। शक्ति का कौन सा केंद्र होना चाहिए? एक। इसलिए हॉब्स की संप्रभुता मानी जाती है वैधानिक और मोनोइस्ट, एकलवादी संप्रभुता के केंद्र होगा। संप्रभुता लीगल होगी, उसका केंद्र क्या होगा? एक। निरंकुश, जिसमें भाई कोई अंकुश न हो, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी आज्ञा ही विधि है। अदेय, इनएलिनेबल, जब आप कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबल, अगर आपने अपनी शक्ति दूसरे को दे दी फिर आप शक्तिशाली नहीं बने। नॉन ट्रांसफरेबल, इनएलिनेबल, जो आपकी विशेषता है। सर्वोच्च, सुप्रीम, इससे बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है। इसलिए तो सर्व संप्रभुता को संप्रभुता कहा गया है। लेकिन इसके मूल तत्व क्या है? विशेषता हॉब्स की है, लेकिन जन संप्रभुता के मूल तत्व क्या है? बेसिक एलिमेंट्स क्या है? वो जॉन लॉक के हैं। संप्रभुता के बेसिक एलिमेंट जॉन लॉक के हैं। और जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक ने कहा तो बहुमत में शक्तियां होंगी। रूसो ने क्या कहा? संप्रभुता का मूल तत्व क्या है? सभी व्यक्ति संप्रभु हैं। सभी व्यक्ति संप्रभु हैं, आम जनता संप्रभु है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन है। बात इस प्रकार देखी। इसका मतलब है ये लॉक की संप्रभुता की विशेषता लॉक की दे रहा है। लॉक ने जनता को माना, लेकिन रूसों ने क्या किया? जनता में बहुमत की वजह सभी को शामिल कर दिया। यही तो बात कही। बात फिर ध्यान सुन लीजिए। मूल तत्व तो लॉक जैसा होता है ना। लॉक ने बहुमत को संप्रभुता माना। लॉक ने किसको संप्रभुता माना? भाई संसद में लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन रूसों ने क्या किया? बहुमत अल्पमत के बजाय पूरी जनता को ही संप्रभु मान लिया। उसका मूल तत्व लॉक के निकट है। लॉक जैसा हूबहू नहीं है, लेकिन लॉक के निकट तो ही है। इसे आपको याद दिला दे। इसलिए अब जरा सोच के देखिए, रूसों की संप्रभुता को इसीलिए लेबैथा कटा हुआ सिर माना जाता है। बात स्पष्ट हुई। हर्नसा ने स्टेटमेंट दिया है कि रूसों की संप्रभुता क्या है? लेबैथा कटा हुआ सिर। मैं कितनी बार हमने कहा, जब कोई फिलोसफर कोई बात कहता है अलंकारिक रूप में कहेगा। रूसों की संप्रभुता लेबैथा कटा हुआ सिर, इसका मतलब क्या है? संप्रभुता एक हाथ में रहेगी या पूरे समाज में बिखर जाएगी? सिर काटने का मतलब क्या है? हॉब्स की संप्रभुता केंद्र एक था, सम्राट था। रूसों की संप्रभुता पूरे समाज में बिखरी हुई है। आप भी संप्रभु हैं, अभी संप्रभु है। इसे क्या कहते हैं? जन संप्रभुता। अब जरा सोच के देखिए, जब हर व्यक्ति सर्वोच्च संप्रभु हो जाए तो व्यवस्था तानाशाही होगी या लोकतांत्रिक होगी? इसी का तो नाम है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस रूसों ने क्या कहा? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, हम किसी का निर्वाचन नहीं करेंगे। जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ है। इसलिए स्वाभाविक रूप में पूरी जनता में ही संप्रभुता है। पूरी जनता में संप्रभुता है। अब आप सोच लीजिए, अगर रूसों ने कह दिया पूरी जनता में ही संप्रभुता है, तो सर्वोच्च शक्ति रूसों किसको दे रहा है? जनता को। अधेय शक्ति किसको दे रहा है? पूरी जनता को।
अब बताइए, अब यहाँ पर क्या संप्रभुता को शक्तिशाली बनाने पर कोई आपको आपत्ति होगी? अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए जब रूसों पर यह आलोचना की जाती है कि वो फांसीवाद का जन्मदाता बन जाता है, संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, और उसने तो ये कह दिया, हॉब्स ने तो कहा था कि राज्य वैधानिक है, रूसों ने कह दिया राज्य नैतिक है, ऑर्गेनिक है। जबकि बहुत ध्यान सुनने की बात है, जो राज्य समझौते से बनता है वो यंत्र होना चाहिए, प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। रूसों का राज्य बन रहा है समझौते से, फिर भी वो राज्य को क्या कह रहा है? प्राकृतिक, आंगिक। वो मानव शरीर जैसा है, हमारी इच्छा का विस्तार है। राज्य हमारी नैतिक इच्छा का ही विस्तार है। ये बात चल के इंग्लैंड के बेचारे ग्रीन ने और आगे बढ़ा दी। और हमारी नैतिक इच्छा क्या है कि हमें एक मानवीय जीवन चाहिए, लेकिन उस मानवीय जीवन के लिए सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। इसे समाज में विषमता न हो, शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हो, तभी तो व्यक्ति को सही आज़ादी मिलेगी। तो व्यक्ति को सही आज़ादी कहाँ मिलेगी? जहाँ व्यक्ति खुद ही शासक हो। जन संप्रभुता में क्या होगा? जहाँ शासक और शासित के बीच का भेद खत्म हो जाएगा। जन संप्रभुता में क्या होगा? निर्वाचन नहीं होगा। निर्वाचन किसका होगा भाई? निर्वाचन तो इसलिए होता है, इसलिए रूसों ने क्या कहा, विल ट्रांसफर नहीं की जा सकती, पावर ट्रांसफर किया जा सकता है, इच्छा नहीं। इच्छा हम कैसे ट्रांसफर कर देंगे? जब हमने इच्छा अपनी ट्रांसफर कर दी तो हम मर गए। और प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसी मूल मान्यता पर आधारित है कि 5 साल के लिए मैं अपनी इच्छा अपने प्रतिनिधियों को दे दूंगा। रूसों ने कहा नहीं, यही असंभव है। जिस दिन मैं अपनी इच्छा प्रतिनिधियों को दे देंगे उस दिन मेरी इच्छा कहाँ बची? इसलिए रूसो, आप याद रखो, जन संप्रभुता की बात करता है, आम लोगों को शक्तिशाली बना देता है। अब बताइए, ऐसे मामले में रूसो को तानाशाह कहना ठीक है या लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रवक्ता? अब यही रूसो के अलग अलग लोगों ने आरोप लगा दिया। उसने कहा ना, राज्य को इतना शक्तिशाली बना दे रहा है, राज्य को नैतिक बना दे रहा है, और व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा है। कल भी मैंने बताया था आपको कि व्यक्ति से अपेक्षा क्या कर रहा है कि वो अपने नैतिक जीवन को आगे बढ़ाए। रूसों ने व्यक्ति से अपेक्षा क्या की है कि उसमें नागरिक सद्गुण होना चाहिए, सिविक रिलीजन, उसका नागरिक धर्म होना चाहिए। और नागरिक धर्म क्या है? पहले वो समुदाय के बारे में सोचे, फिर अपने बारे में। तो उसने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मानव कैसा नैतिक होना चाहिए। उसने स्पार्टा एथेंस की घटना का एग्जाम्पल दिया है कि स्पार्टा एथेंस के वार में स्पार्टा जीत गया, लेकिन इस जब जीत के संदेश को एक संदेशवाहक ला रहा था, तो एक महिला, उसकी माँ, मतलब जो संदेशवाहक ला रहा था, उसने कहा कि माता जी हमारा देश जीत गया। तो उस महिला ने पूछा, अच्छा हमारा देश जीत गया? लेकिन उस संदेशवाहक ने यह कहा, लेकिन माता जी बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि आपको जो 5 बच्चे वार में गए थे सब मारे गए। माता बहुत खुश हुई, चलो मेरा देश जीत गया। उसने मंदिर में उपासना की। इतना नैतिक आदर्श नागरिक में होना चाहिए। इसे राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक रूप में पिता माना जाता है। यानी यही है नागरिक धर्म। नागरिक धर्म का मतलब है व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए या व्यक्ति को भ्रष्ट होना चाहिए। और जरा सोच के लिए, इसे रूसों ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी। रूसों ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन, जिस बात को पहली बार मैकियावेली ने कहा था। रूसों ने कहा लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो स्वर्ग में ही संभव है। इतनी नैतिक मान्यता व्यक्ति में कहाँ आएगी कि व्यक्ति नागरिक धर्म, यानी व्यक्ति का सबसे पहला धर्म क्या होना चाहिए? अपना धर्म नहीं, सिविक रिलीजन। इससे बड़ा राष्ट्रवाद का विचार कहाँ होगा कि व्यक्ति को पहले किसके बारे में सोचना चाहिए? समुदाय के बारे में, राष्ट्र के बारे में। इसलिए वो सभी को शक्तिशाली बना रहा है। तो क्या उसे फांसीवादी विचारक कहना ठीक है? लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उसने कह दिया कि जो अपने ऊपर आत्मनियंत्रण नहीं रखेंगे उनको राज्य बाध्य करेगा कि वो अपनी नैतिकता के अनुसार कार्य करें। तो लोगों ने कहा नहीं, है बाध्यकारी आजादी का विचार बेकार है, और यह आजादी का भी विरोधाभास है, आजादी और बाध्यकारी। इसलिए हमने कहा रूसों से सब लोगों को कुछ न कुछ मिल गया। मार्क्सवादियों क्या मिला? वर्ग विहीन समाज। समाजवादियों को क्या मिल गया? निजी संपत्ति का खात्मा। लोकतंत्रवादियों को क्या मिल गया? जन संप्रभुता। सबको कुछ न कुछ मिल गया, राष्ट्रवादियों को मिल ही गया।
आगे बढ़े, यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। ये पीपल सॉवरेंटी का विचार है, इसलिए पीपल सॉवरेंटी का विचार अलग किस्म का है। आगे बढ़े। क्योंकि महिला यही नहीं सोचती, उसका कहना था। हाँ मतलब आपको आपको ऐसा देखने में लगता होगा कि महिला खुश हुई, इसमें बहुत सही सवाल उठा है कि फिर महिला का ऐसा आरोप क्यों लगाया गया। लेकिन उसने कहा एक ही दो लोग खुश हुए थे बस, बाकी सब लोग दुखी थे। एक ही से दो लोग खुश थे, बाकी सब कहते हैं परिवार परिवार परिवार। यही तो राष्ट्रवाद है, जब हमारा ध्यान परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय से बढ़कर हमारे प्रेम का दायरा कहाँ बढ़ जाना चाहिए, राष्ट्र तक। हमारे प्रेम का दायरा राष्ट्र तक बढ़ जाना चाहिए, राष्ट्रवाद है। इसलिए हमें ये चिंता है कि हमें पैदा लाना पड़ रहा है। हमारा ध्यान क्या है, हमें पैदा लाना पड़ रहा है। कमाल की बात है, पूरी दुनिया पैदल चल रही है, केवल हमने अपने हितों को पहले रखा हुआ है। यही राष्ट्रवाद की सोच माधा है। अगला हेडिंग, अब आप याद रखिए, अब इसी बात को रूसों को सिद्ध करना था, ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये बताइए, ज्यादा लोकतांत्रिक है रूसो, रूसो। लेकिन चूंकि हॉब्स की विशेषताओं को जब उसने प्रयोग कर दिया तो सब लोग सुनते भड़क गए, अरे ऐसे ऐसे राजा। इसका मतलब रूसों के राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं है, रूसों का राज्य सर्वोच्च है, लेकिन राज्य मिलकर बना किससे है। जब मैं ही सर्वोच्च हूंगा तो उसमें मुझे क्या आपत्ति है भाई। इसलिए लॉक ने सब व्यक्ति को सम्राट नहीं बनाया था, असली सम्राट किसने बनाया, रूसों ने। इसे सम्राट, पीएम सीएम हो गया, सम्राट आप होंगे। लेकिन फिर वही बात है, अब यहाँ उसको स्विट्जरलैंड की याद आ रही थी, और स्विट्जरलैंड का प्रभाव बार बार उस पर दिखता है। स्विट्जरलैंड छोटा, छोटे मैं आबादी आज 80 लाख है, तो उस समय सोचिए कैसा होगा। जो व्यक्ति जिनेवा में पैदा हुआ हो वो प्रकृति का ही बच्चा होगा। जिनेवा तो बिल्कुल प्रकृति की गोद में ही है। लेकिन रूसों ने सारी बातों को प्रमाणित करने के लिए, सारी मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए फिर सामाजिक समझौते का प्रयोग किया। तो सारी मान्यता को प्रमाणित कैसे किया जाए, अगला हेडिंग है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो स्वाभाविक रूप में जब रूसों ने बड़े रोमांटिक तरीके से कहा बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। आप याद रखो इसका मतलब क्या है, हम लोग उत्तराखंड चले, हिमाचल चले, और जब हिमाचल उत्तराखंड वाले खुद ही दिल्ली आप भाग के आ रहे हैं, तब हम कहाँ चले। और लोग कह रहे हैं पहाड़ों में जगह बची नहीं है। हरिद्वार में बोर्ड लग गया है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, साधु बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, इसलिए जो लोग दिल्ली में हैं वो दिल्ली में ही रहे। इसलिए मेरे बच्चों, प्रकृति की ओर लौटने का मतलब है, जब कोई बात याद रखें, जब कोई फिलोसफर कोई बात कहता है वो तथ्यात्मक और ऐतिहासिक बात नहीं होती, वो सैद्धांतिक बात होती है। इसलिए प्रकृति की ओर लौटने का मतलब है कि अपने मूल स्वभाव की ओर लौटे। और हमारा मूल स्वभाव क्या है, हम नेक थे, नेक है और नेक थे, बचपन में पैदा करिए। इसलिए हमारा स्वभाव प्रदूषित क्यों हो गया, शहरों में आकर, संपत्ति लेकर, अपने तेरे की भावना को आगे बढ़ाकर। पैदा हुए थे बिल्कुल प्योर, लेकिन प्रदूषित कहां से हो गए। नहीं नहीं, दिल्ली में आके प्रदूषित नहीं हुए। दिल्ली में तो केवल वायु का प्रदूषण है, सबसे ज्यादा प्रदूषण तो विचारों का है, और विचारों का प्रदूषण तो शहरों में मिल लिया, किसी शहर में आप जाइए। तो रूसो कहता है बैक टू नेचर। तो बैक टू नेचर का मतलब अपने मूल स्वभाव की तरफ चलें। यहाँ पर याद रखिए, एक वर्ड्सवर्थ बड़े दार्शनिक हैं, कवि हैं, वर्ड्सवर्थ ने कहा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब देखिए फिलोसफर कोई बात कैसे कहता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन।
अब ये बात सुनने में कैसी लगी? बच्चा पिता का पिता होता है? इस सोच समझ की बात की गई है, पागलपन वाली बात है। आप बच्चा पिता का पिता होता है, ये कैसे होता है? यानी जब बच्चा होता है तो उसमें नैतिकता भाव होती है, वो अच्छा होता है, अपने पराये की भावना नहीं होती। इसलिए सही में नैतिक गुणों में बच्चा पिता का बाप होता है। जैसे जैसे पिता आगे बढ़ता जाता है, अपना पराया, संपत्ति, जमीन घेरना, बच्चे में जमीन घेरने की प्रवृत्ति नहीं होती। बच्चा उसी मिट्टी में उछलता है, एकदम से घूमता है बच्चा। इसलिए अब जरा सोच के देखो, बैक टू नेचर। आप अपने स्वभाव से दूर होते जा रहे हो मेरे बच्चों। और यही बात जब मार्क्स ने कही कि हमारा प्रकृति से अलगाव होता गया है, आप याद रखो, आप बैक टू नेचर कहाँ जाने की आवश्यकता है? जो आप में उदासी छा गई है, जो जवानी में चेहरे झुक गए हैं, जो इतने दबाव में काम कर रहे हो, यही तो अपने स्वभाव से दूर जा रहे हो। आपका स्वभाव कैसा है? जागता हुआ होना चाहिए, अल्हड़ स्वभाव होना चाहिए। युवावस्था कैसी होनी चाहिए? बहती नदी की तरह। जब मेरे बच्चों आज इतने दुखी क्यों बैठे हो? जब पैदा हुए थे तो लेमन जूस से ही खुश हो जाते थे। मम्मी पापा से जाके पूछना कि पैदा होते भले रोते थे, और रोते भी थे, 2 मिनट में खुश हो जाते। बच्चे को देखो रोने, 1 मिनट टॉफी दीजिए खुश हो जाएगा। ये बताओ, अपने स्वभाव के दूर कहाँ जा रहे हो? मुस्कुराना भूल गए हो, लोगों से बातचीत करने में डरते हो क्योंकि लोग पूछ लेंगे क्या कर रहे हो, घर जाने में संकोच कर रहे हो, गांव वाले पूछेंगे अभी तक क्या हुआ, जब कुछ हुआ हो तब तो बताएं क्या हुआ। ओ माय गॉड, मानवता की आधुनिकता ने क्या किया? हमें अपने से दूर कर दिया। हम मूल स्वभाव से विस्थापित हो रहे हैं मेरे बच्चों। इसलिए बैक टू नेचर का मतलब है जंगल में चलें या मूल स्वभाव की तरफ चलें। और हमारा मूल स्वभाव क्या है? अल्हड़ मस्त कलंदर, फ्री, फ्री, किसी की चिंता नहीं। इसलिए मुक्त पैदा हुए थे, बध गए मजदूर के रूप में, कहीं शासित के रूप में, कहीं किराएदार के रूप में बध गए, और कहीं क्लासरूम में आके बध गए। इसलिए उसको आकर ये सब पढ़ाई वढ़ाई का सही तरीका नहीं क्लासरूम में आना। पढ़ाई का सही तरीका क्या है? प्रकृति। इसे आज आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज की पढ़ाई में भी ये सिखाया जाता है कैसे अपनी सफलता आगे बढ़ाओ, कैसे पढ़ो। ये प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं दोस्तों। इसे प्रकृति क्या है? किसी के शादी विवाह का निमंत्रण है, उसमें जाओ, झमाझम डांस करो, खाओ पियो। प्रकृति का मतलब जहां मर्जी हो वहीं चल दो, ये मूल प्रकृति है आपकी। लेकिन अपने आप को आपने बांधना सीख लिया, घड़ी से नियंत्रित करना सीख लिया, तनाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब मैं इसी प्रकृति की तरफ लौटने का विचार कर रहा हूं। प्रकृति में कैसे लौटो? सामाजिक समझौते के द्वारा। तो समझौते का मूल उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति। और स्वतंत्रता हमने खो कहां दी? शहरों में, भौतिक जमाने में, आधुनिकता में। इसे कहां लौटना है? प्रकृति की ओर। तो समझौता कैसे हो रहा है? समझौता क्या है? सामाजिक है या सामाजिक नहीं है? समझौता सामाजिक है। इसमें महेश भी हैं, सुरेश भी हैं, डॉली भी है, डेविड भी है, अकबर भी है, उल्फत भी है, सीमा भी है। इस समझौते में सारे लोग शामिल हैं। ये सामाजिक समझौता है, जैसे हॉब्स का था, जैसे लॉक का था, यही बात तो है। इसलिए इस समझौते में हर व्यक्ति आपस में समझौता करके ये कह रहा है कि वो अपनी सारी शक्तियां किसे दे दें? राजा को, बहुमत को। अब हम ही समझौते के भाग हैं और हम ही अपने आप को शक्तियां दे रहे हैं। समझौता करके लोग शक्तियां किसको दे रहे हैं? स्वयं को। स्वयं को शक्तियां दे रहे हैं। यानी समझौते के बाद क्या बन रहा है? जनरल विल।
हॉब्स ने शक्तियां किसको दी? एक व्यक्ति को। लॉक ने किसको दिया? बहुमत को। आप कहेंगे सर ये कौन सा समझौता है? समझौता करने वाले हम, और हम ही शक्तिशाली। हाँ, आप ही है। समझौता नहीं करना है, आपको ही अपनी शक्ति दे देना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, आपको जनरल विल के अनुसार काम करना है या एक्चुअल विल के अनुसार। इसे रूसों ने कहा कि होता क्या है, आधुनिकता बढ़ने के बाद मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था। यहाँ उसने मानव स्वभाव का उल्लेख कैसे किया? रूसों ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था दोनों का उल्लेख थोड़ा सा विकास क्रम में किया है, वैसा हॉब्स लॉ का नहीं है। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था क्या है? युद्ध की अवस्था। लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या है? शांति की अवस्था। रूसों की प्राकृतिक अवस्था क्या है? शांति से संघर्ष की अवस्था। आपको यहां पे हम, रूसों की प्राकृतिक अवस्था क्या है? तो यहां पे स्टेट ऑफ नेचर क्या है? और स्वाभाविक रूप में कल्पनात्मक ही है, चाहे रूसों का हो चाहे। रूसों की प्राकृतिक अवस्था क्या है? शांति से संघर्ष की तरफ। क्यों संघर्ष हो गया? मानव स्वभाव अच्छा था, लेकिन संघर्ष होने क्यों लगा? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी कारण, इसलिए वो समाजवादी है। विषमता कारण। और विषमता कैसे आई? आधुनिक शहरों के विकास के पश्चात। इससे उसके प्राकृतिक अवस्था क्रम कैसा है? विकासवादी। मानव स्वभाव कैसा है? मानव स्वभाव नोबेल सेवेस था, भद्र पशु था। यानी वो आधुनिकता से अनजान था, लेकिन बहुत सीधा साधा प्राणी था, बहुत सीधा साधा प्राणी था। लेकिन आधुनिक समाज ने उसके इस शांतिपूर्ण स्वभाव को खत्म कर दिया। उसमें हुआ क्या? जब आधुनिक भौतिकवादी समाज में आया तो वो ऐसी आज़ादी का प्रयोग करने लगा जो स्वार्थी आज़ादी हो गई। इसे रूसों ने कहा आज़ाद पैदा हुए थे, लेकिन हमने आज़ादी गलत प्रयोग कर दिया। आधुनिक युग में व्यक्ति रियल विल के अनुसार काम करता है, एक्चुअल विल के अनुसार। एक्चुअल विल के अनुसार व्यक्ति अपने हिसाब, व्यक्ति को अपनी चिंता हो गई कि मैं पैदा ला रही हूँ, व्यक्ति को अपनी चिंता हो गई, वो समाज की चिंता भूल गया कि समाज में कितनी समस्याएं हैं, हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। यहाँ से आगे बढ़कर कुछ हम समुदाय के लिए सोचे, लेकिन पूरा हमारा जीवन कहाँ पे केंद्रित हो गया? एक्चुअल विल, एक्चुअल विल। मुझे नाश्ता नहीं मिला, मैं पैदा ला रही हूँ, बताओ। इसीलिए मेरे दोस्तों, इसलिए मानव स्वभाव कैसा हो गया? इसको इस बात की चिंता नहीं कि पैदा ला रही है, उसको इस बात की चिंता मैं गाड़ी से क्यों आ रहा हूं। यही प्रदूषित मानव स्वभाव है, यही प्रदूषित मानव स्वभाव है जिसे हम फिर से लौटाना चाहते हैं, जिसके मूल स्वभाव की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। और उसका फिर से समझौता होगा, और समझौते के पश्चात स्वाभाविक रूप में, और याद रखिएगा समझौता दो होगा या एक। रूसों ने कहा बिल्कुल एक, हॉब्स जैसा। लॉक कंफ्यूज था इस मामले में। रूसों ने कहा समझौता एक होगा। एक समझौते से क्या बनेगा? जनरल विल कहिए, राज्य कहिए, संप्रभुता कहिए, तीनों शब्दों का प्रयोग एक अर्थ में कर रहा है। रूसों के लिए जो समाज है वही राज्य है, वही संप्रभुता है, वही जनरल विल है। समझौता एक होगा, लेकिन याद रखिएगा समझौता एक है, और जब समझौता हो जाएगा तो लोग अपनी इच्छाओं को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बदर के सरकार बनाएंगे। सरकार के लिए समझौता नहीं चाहिए, सरकार एक मजिस्ट्रेट की तरह है। समझौता हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या नियुक्त कर देंगे? एक मजिस्ट्रेट, जिसको उसने सरकार कहा। सरकार एक मजिस्ट्रेट के जैसा है। लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक सरकार बना देंगे। इसलिए याद रखिएगा, जब हम संविधान निर्माताओं ने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया ने संविधान का निर्माण किया, तो सवाल है संविधान का निर्माण किसने किया? हमने किया। हमने किया तो संविधान दिया किसको? ओह माय गॉड, संविधान भी हमारा, बनाया भी हमने, और दिया किसको? तो ये तो ऐसी बात हो गई, मैं भगवान के पास लड्डू चढ़ाने गया, पंडित जी ने कहा देखो आप भी प्रभु के, लड्डू भी प्रभु का, और आप चढ़ाओ किसको? मैंने कहा पंडित जी आपने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। एक कमाल की बात है, भगवान को चढ़ाने जा रहे हो, आप भी भगवान के हो, लड्डू भी भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का ही, चढ़ा किसका किसको रहे हो?
अपना लड्डू मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ या भगवान का ही लड्डू भगवान को चढ़ा रहा हूँ? तो चढ़ाने वाले और चढ़ने वाले में डिफरेंस कहाँ रहा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, लड्डू भी तेरा, मैं भी तेरा। किसने चढ़ाया, किस पे चढ़ा? इसलिए किसी ने शक्ति दी या शक्ति ले ली? समझौते से शक्तियां दी गई या शक्तियां अपने पास से ही रख ली गई? ओ माय गॉड, क्या समझौता! जैसे कि हम आपस में सब खड़े हो जाए, हम समझौता करते हैं कि जो जो लोग शक्तिशाली हैं उनके पास सारी शक्तियां रहेंगी, समझौता हो गया। यानी समझौता हो रहा है, हम सब लोग मिलकर इस देश के भाग्य विधाता बनेंगे। यहीं से तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का प्रभाव आया है और यहीं से जन संप्रभुता है। इसका सीधा मतलब है, मैं समझौते से चुनाव में विधायक को नहीं चयन करूंगा। लॉ का समझौता क्या है? समझौता करके लोग अपने विधायक को शक्तियां दे देंगे। समझौता के द्वारा न मैं अपने शक्तियां किसी राजा को दूंगा, न विधायक को, न सीएम को, न पीएम को। समझौते के बाद मैं खुद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहूंगा। इसलिए समझौते के बाद जनता ही संप्रभु बनी रहेगी। और बस एक बार फर्क होगा, अब लोग फिर अपनी प्रकृति की तरफ जाएंगे। जब राज्य बन जाएगा तो लोग अपनी नैतिक इच्छा से काम करेंगे या स्वार्थी इच्छा से? क्योंकि अब उन्हें ध्यान में रखना है कि वही देश के मालिक हैं, वही आज्ञा देने वाले हैं और वही आज्ञा पालन करने वाले हैं। अब बताइए, जब आज्ञा पालन करने वाला देने वाला है तो कौन कानून तोड़ेगा? कौन मालिक? कोई मजदूर नहीं, न कोई मालिक, न कोई मजदूर, न कोई दास, न कोई मालिक, और न कोई शासक, न कोई शासित। कमाल का समझौता है यार। इसलिए समझौते में पद्धति किसकी प्रयोग की गई? हॉब्स की। एक समझौता, सभी के बीच समझौता। और समझौते में व्यक्तियों ने एक शक्तियां दी, अपनी सभी शक्तियां दे दी। समझौते ने व्यक्तियों ने अपनी सभी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। किसके लिए? स्वयं के लिए। यानी हमने समझौता कर लिया, अब हम स्वयं मिलकर एक ऐसा देश बनाएंगे जहां हर व्यक्ति आजाद होगा। इसलिए रूसों ने कहा, असली आजादी राज्य के बिना नहीं मिलती। इसे रूसों ने कहा, जंगल की आजादी असली आजादी नहीं है, राज्य के अंतर्गत असली आजादी है। स्वार्थी रूप में जीना, केवल अपने लिए जीना, यह भी कोई जीना है मेरे बच्चों? इसे रूसों ने क्या कहा? राज्य नैतिक होगा, लोगों से मिलकर बना होगा। इसे राज्य क्या है? मेरी इच्छा का विस्तार है। इसे आप याद रखिए। हम सब, अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, जब हम ही शासक है तो हम सब मिलकर विधि का निर्माण करेंगे। अब यही व्यवहारिक कठिनाई है। अब स्विट्जरलैंड जैसे देश में ठीक है, जब कोई लॉ बनता है तो आम जनता के सामने रखा जाता है, आम जनता उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती है। दुनिया में ये व्यवहारिक रूप में आज तक संभव नहीं हो पाया है कि सब लोग बैठकर शासन करें। यूनानी दौर में था, उसमें भी ज़्यादा साल लोगों को निकाल ही दिया गया, केवल मालिक आते थे। रूसों ने कहा सब शासक रहेंगे। ऐसा व्यवहार में संभव है या नहीं है? नहीं है। अब जरा सोच के, अगर रूसों का विचार ले ले, हम 150 करोड़ लोग एक जगह बैठेंगे कोई लॉ बनाने के लिए, कहाँ बैठेंगे? और 150 करोड़ लोग, देखो 2-4 करोड़ लोग कुंभ मेले में आ गए, आफत मच गई। 150 करोड़ लोग बैठेंगे तो कोई स्टेडियम बना नहीं है। तो पता चला कि हम जब बैठना शुरू करेंगे तो कुछ लोग चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे और ऊपर से बैठना शुरू करें, तो आपस में बात कैसे करेंगे? और 150 करोड़ लॉ बना पाएंगे? इसलिए ये हकीकत है, रोमांटिक सपना है। लेकिन मेरे बच्चों, ऐसे ही रोमांटिक सपने हमें ऊर्जा देते हैं। इसे कल किसी वक्त मैं किसी क्लास में बोल रहा था, वो बच्चे का, बच्चे सर सपना बहुत दिखाते हो। हम के जवान को सपना ही देखना चाहिए मेरे बच्चे। जवान और सपना न देखे तो जवानी कैसी? जवान अगर सपना नहीं देख रहा है तो समझो उसमें बुढ़ापे की प्रवृत्तियां आ रही हैं। बुढ़ापा सपना नहीं देखता, जवान रोज सपना देखता है, ये करूंगा, ये करूंगा। अरे उसमें आधा तो पूरा होगा। सपने ही छोटे हैं। अरे सपने देखने में कुछ लगता है क्या? खुली आंखों से देखने चाहिए, बंद आंखों से? यही है रूसों का विचार। यही रूसों का विचार है। अब इसी से समाजवाद निकल गया, लोकतंत्र निकल गया, सामान्य इच्छा निकल गई, सब कुछ निकल गया। इसलिए
हॉब्स एंड लॉक के विचारों को जब मिला दिया जाए तो किसका विचार बन जाता है? रूसो का विचार।